Hi friends, welcome to Law Shrine and today we'll discuss about Code of Criminal Procedure. ये एक सीरीज है जिसमें हम डिस्कस करेंगे about the questions which are really important for the judiciary and उसमें हम प्री के एंड मेंस के दोनों हम कंबाइन करते चले जाएंगे. We will deal with the sections, important questions and अगर उसमें से कोई मान लो इन केस मेंस में आया हुआ है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जब चालू करते हैं तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. बेसिकली चैप्टर 1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशनल जो क्लोज है सेक्शन 2 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जब हम सेक्शन 1 की बात करेंगे तो टाइटल इसमें गिवन है एंड एक्सटेंशन की बात आती है इसमें बेसिकली कि एक्सटेंड कहाँ तक होता है. तो सेक्शन 1 सब क्लोज 2 ये कहता है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. अब ये टोटली पूरे इंडिया में ये चीज़ लागू होगी एंड ये जो क्लोज थी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ये अब हट गई है. इसके बाद में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो स्टेट ऑफ नागालैंड है और ट्राइबल एरियाज है एज इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 1 सब क्लोज 2 स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होंगे लेकिन कुछ प्रोविजंस लागू होंगे एंड दैट इज चैप्टर 8, 10, 11. चैप्टर 8, 10, 11 के अलावा जितने भी प्रोविजंस है दे विल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ नागालैंड. तो ये प्री में बहुत बार पूछा जाता है कि आप बताइए कि कहाँ तक एक्सटेंड होगा, तो ध्यान रखने वाली एक चीज़ है. उसके बाद में ट्राइबल एरियाज की जो डेफिनेशन है वो दी गई है. ट्राइबल एरियाज की जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, ये एक बार ध्यान दे लेंगे और इसको अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कर देंगे. इसके बाद में जो नेक्स्ट है डेफिनेशनल क्लोज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोज है. इसमें बेसिकली जो है डेफिनेशंस दी गई है एंड हम बारी बारी देख लेते हैं. इसमें से मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और प्री में भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वी विल डील वन बाय वन. सबसे पहली जो चीज़ है सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है और 2 का ए है जो पहला है क्लोज 2A उसी में बेलेबल ऑफेंस दिया गया है. तो इट हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स कि बेलेबल ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है, तो वो बेसिकली 2A में दिया हुआ है. ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक तरह से फैक्चुअल चीज़ है 2A बेलेबल ऑफेंस. लेकिन इसमें साथ में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है समटाइम्स जो बेलेबल ऑफेंस है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखे हैं. तो बेसिकली जो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो यू जस्ट गो फॉर द डेफिनेशन फर्स्ट. तो डेफिनेशन बेलेबल में कहाँ दी गई है 2A में और ये कहता है कि शेड्यूल 1 जो है फर्स्ट शेड्यूल जो इस कोड का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बेसिकली डील करता है, वो बताता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजिबल है कौन सा बेलेबल है. फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में ये दिया गया है. और इसमें बेसिकली दूसरी चीज ये दी गई है नॉन बेलेबल ऑफेंस भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसके अलावा जो भी बच गए वो कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो बेसिकली इसमें क्या आ गया 2A बेलेबल ऑफेंस. ये क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम्स एंड फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है कि बेलेबल कौन सा है नॉन बेलेबल कौन सा है. तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि बेलेबल कहाँ पे डिफाइन है, तो 2A में डिफाइन है और कहाँ गिवन है मेंशन कहाँ पे है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है कौन सा नहीं है, तो वो है शेड्यूल फर्स्ट. उसके बाद में 2B जो चार्ज है ये भी पूछा जाता है कि चार्ज जो है बेसिकली कहाँ पे गिवन है, तो 2B में गिवन है. इसमें बेसिकली इतना ही आता है प्री के हिसाब से. इट इज़ ए क्वेश्चन कि चार्ज कहाँ पे गिवन है, तो 2B. जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, जो कि कहाँ दिया हुआ है नॉन कॉग्निजिबल. ये काफ़ी बार पूछा गया है और कॉग्निजिबल जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब क्लोज C में. और ये भी सेम चीज़ कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल आपको बताएगा. और इसमें जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन तो हैं लेकिन उन जो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि पुलिस ऑफिसर IO होता है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है. ये कॉग्निजिबल ऑफेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखने वाली चीज़ है. तो जो नेक्स्ट सब क्लोज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कई बार पूछा जाता है कि कंप्लेंट कहाँ गिवन है, तो कंप्लेंट इज गिवन अंडर 2D के अंदर में कंप्लेंट गिवन है. और कंप्लेंट का मतलब ये है इसी डेफिनेशन के अंदर दिया गया है एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट विद ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड. बेसिकली आप ओरली भी एलिगेशंस को दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को और राइटिंग में भी. तो ये कई बार पूछा गया है कि ओरली राइटिंग. लेकिन एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें रखने वाली है ध्यान, वो है कि डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट. तो आपको ऑप्शंस में पुलिस रिपोर्ट भी मिलेगा जो कि इसमें कंप्लेंट नहीं होती है, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है.
ये चीज़ एक बार ध्यान थोड़ा सा दे लेंगे। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमने अभी अभी पढ़ा कि जो कंप्लेंट है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहता है कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो कब कंप्लेंट हो सकती है। बेसिकली अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के बाद में ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो वो क्या करेगा, वो जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा वो कंप्लेंट के तौर पे ही कंसिडर हो सकती है, और जो पुलिस वाला है जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है वो क्या बन जाएगा, कंप्लेनेंट। तो ये एक बहुत ज़्यादा लिखने वाली चीज़ है। समटाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड कि कंप्लेंट जो है वो क्या होती है, और पुलिस रिपोर्ट कभी कंप्लेंट बन सकती है या नहीं बन सकती है। इसके बाद में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है 2G 2H, जो कि है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। कि अपफ्रंटली कई बार पूछ लिया जाता है कि इंक्वायरी कहाँ गिवन है, 2G में गिवन है, और इन्वेस्टिगेशन कहाँ गिवन है, 2H में गिवन है। ये कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल में आप डिफरेंस बताइए। तो ये यहाँ पे सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, एंड डेफिनेशंस में स्पेसिफिकली गिवन है इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। मतलब ये बेसिकली दिया हुआ है कि ट्रायल जो है वो इंक्वायरी नहीं हो सकती है, ये बेसिकली इसमें दिया हुआ है साफ साफ। और जो इंक्वायरी है वो कौन कर सकता है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट, ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन में यही फर्क है कि इन्वेस्टिगेशन जो है फॉर द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस होता है, एविडेंसेस की कलेक्शन के लिए है, और कंडक्ट कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। जबकि इंक्वायरी में कंडक्ट कौन कर रहा था, मजिस्ट्रेट या कोर्ट। इंक्वायरी कहाँ गिवन है, 2G में गिवन है, और इन्वेस्टिगेशन गिवन है 2H में गिवन है। और ट्रायल बेसिकली क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ द एविडेंसेस बाय द कोर्ट। तो वो भी एक चीज फर्क यहाँ पे आ गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट पर्सन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये डेफिनेशनल जो क्लोज है उसी में दिया हुआ है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस का जो प्रोसेस है ये बाय एनी अदर पर्सन भी कर सकता है, अदर देन द पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल कर सकता है। बट वो क्या होना चाहिए, हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मजिस्ट्रेट के द्वारा एक परमिशन ग्रांट होनी चाहिए, उसी के बाद जो है एक प्राइवेट पर्सन या कोई एनी अदर पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये पूछा गया है कई बार, ध्यान रखने वाली चीज है। उसके बाद जुडिशियल जो प्रोसीडिंग है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में पूछ लिया जाता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ गिवन है, तो 2I में इट इज गिवन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसके बाद में 2K में गिवन है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और मेट्रोपॉलिटन एरिया से एक क्वेश्चन आता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो कितने पॉपुलेशन के ऊपर स्पेसिफाई मेंशन नोटिफाई किया जाता है, तो वो है 10 लाख 1 मिलियन के अनुसार, जो कि आपको साफ साफ दिया गया है कि अंडर सेक्शन 8 है। तो सेक्शन 8 से जब डील करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरिया। लेकिन पॉपुलेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, तो वी नीड टू लर्न, वी नीड टू रिमेंबर दैट 1 मिलियन इज द पॉपुलेशन। उसके बाद में ऑफेंस आता है। ऑफेंस कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑफेंस कहाँ गिवन है, दैट इज गिवन अंडर 2N। और इसमें बेसिकली याद रखने वाली ये भी चीज़ है कि ऑफेंस कैन बी एन एक्ट, जो आप करते हो वो भी, और कई बार करना भूल गए हो वो भी ऑफेंस हो सकता है। तो ये एक बार ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके बाद में जो है पुलिस रिपोर्ट कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में गिवन है, वो है 2R में गिवन। और पुलिस रिपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो क्या होती है। बेसिकली ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। अब ये फॉरवर्ड होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर के थ्रू, और जानी किसको चाहिए, मजिस्ट्रेट को। तो अगर पुलिस ऑफिसर किसी प्राइवेट बंदे को, अगर किसी प्राइवेट पर्सन को रिपोर्ट सेंड करता है तो वो पुलिस रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी अंडर दिस कोड। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके बाद में हम आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, 2U में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है वो आ जाती है 2W समन केस। तो मेंस में भी कई बार पूछा गया है कि समन केस किसको कहते हैं, वारंट केस किसको कहते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन दीज 2 कॉन्सेप्ट्स। तो समन केस की जो डेफिनेशन है वो दी गई है 2W में। ये कहता है कि इट मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस। मतलब जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। अब वारंट केस कहाँ गिवन है, 2X में। अब 2X कहता है कि ए केस relating to an offense punishable with death, imprisonment of life, imprisonment for a term exceeding 2 years। मतलब बेसिकली 2 साल से जो जितनी भी ज़्यादा सजा का जिनमें प्रावधान है जिस भी ऑफेंस में, वो क्या होगा, वारंट केस होगा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, कई बार अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो कि 2X में वारंट केस गिवन है, 2W में समन केस गिवन है। सबसे पहले डेफिनेशन देंगे।
अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बेसिकली डिफरेंस है ट्रायल का, और ट्रायल जो गिवन है इनकी वो है चैप्टर 19-20 में। एक बार देख लेते हैं। ये है चैप्टर 19, 238 टू 250 तक इसमें गिवन है कि जो वारंट केसेस होंगे वो कैसे कंप्लायंस होंगे। तो इसमें अलग अलग तरीके से दिया गया है। इसमें बेसिकली ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिपोर्ट, जो केसेस हुए हैं पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, और जो अदरवाइज देन द पुलिस रिपोर्ट, मान लो प्राइवेट कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो उसमें जैसे हुआ है दोनों का जो ट्रायल है वो गिवन है। और 238 से 250 तक गिवन है अपना वारंट केस का। देन समन केस इज गिवन अंडर चैप्टर 20। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, लेकिन मेंस में लिखते टाइम यू नीड टू राइट इट डाउन कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इसमें ट्रायल गिवन है 251 से 259 तक, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 259, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेज इनटू वारंट केस। मतलब समन केसेज भी क्या हो सकते हैं, वारंट केस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब 259 आपके सामने, 259 कह रहा है कि पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। बेसिकली इसमें दिया गया है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर इम्प्रिजनमेंट है किसी ऑफेंस के, और उसका ट्रायल करते टाइम कोर्ट को अगर ऐसा फील होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस ये जो केस है ये वारंट केस की तरह ट्रीट होना चाहिए, तो वो कन्वर्ट कर सकता है 259। तो जब भी मीन्स में हम बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट ऑल द प्रोविजंस। पहले डेफिनेशन, देन ट्रायल कहाँ पे दिया हुआ है, देन पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। इसके बाद में अगेन चलते हैं डेफिनेशनल क्लोज पे। डेफिनेशनल क्लोज में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लोज आती है वो आती है विक्टिम की। तो ये भी पूछा गया है कि विक्टिम की जो डेफिनेशन है वो कब ऐड हुई थी, तो वो ऐड हुई थी, ये काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान रखने वाली चीज है कि वो ऐड हुई थी एक्ट ऑफ 5 2009 में, और इफेक्ट हुआ था 31/12/2009 में। एंड विक्टिम की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। विक्टिम मीन्स ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ एक्ट। तो ये विक्टिम की जो डेफिनेशन है वो गिवन है W2WA में, और ये ऐड हुई थी एक्ट 5 ऑफ 2009 विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2009। तो ये एक बार ध्यान रखने वाली थोड़ी चीज है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोविजन पे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 बेसिकली ये कहता है कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार ही डील होने चाहिए। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई कहाँ ये प्रोविजन गिवन है, तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 ये गिवन है। सेक्शन 4 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये स्पेसिफाई करता है कि इंडियन पिनल कोड के अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो डील होंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार। एक बहुत अच्छी खासियत और है कि कहता है कि आईपीसी तो ठीक है, लेकिन अदर लॉज जो हैं वो भी डील हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अदर लॉज समटाइम्स स्पेसिफिक लॉज बन जाते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेस। तो ये आपका चैप्टर 1 ओवर। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 2। चैप्टर 2 का बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। अब चैप्टर 2 में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 जो है वो बेसिकली आपको कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी है वो डिफाइन करता है, हायरार्की प्रोवाइड करता है, इसलिए ये भी ध्यान रखने वाली एक चीज है। टेरिटोरियल डिविजन्स इसके बाद में सेक्शन 7 में गिवन है, एक बार रीड आउट कर लेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मिस ना करें। उसके बाद में सेक्शन 7 में है टेरिटोरियल डिविजन्स, तो वो एक बार आप देख लेंगे। लेकिन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो काफी बार प्री में पूछा गया है। तो इसमें बेसिकली ये पूछता है कि पॉपुलेशन कितने से ज्यादा होगी तब मेट्रोपॉलिटन एरिया को नोटिफाई करेगा, और नोटिफाई कौन कर सकता है ये भी काफी बार पूछा गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे सकती है, और जो एरिया है उसमें जो पॉपुलेशन है वो एक्सीड करनी चाहिए 1 मिलियन से। तो ये स्पेसिफिकली आपको दिया गया है सेक्शन 8 के अंदर में। ध्यान रखने वाली चीज है, प्री में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में बेसिकली दिए गए हैं कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में, कौन इसको एस्टेब्लिश करता है। तो कौन करता है ये भी काफी बार पूछा गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है इसको एस्टेब्लिश फॉर एवरी सेशंस डिवीजन। ये एक बार ध्यान रख लेंगे। और फिर ये भी काफी बार पूछा गया है कि जो सेशंस जज है, जो प्रिजाइड करता है इस कोर्ट ऑफ सेशन को, वो कौन अपॉइंट करता है, तो वो अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। ये इट इज गिवन अंडर सेक्शन 9 सब क्लोज 2 में। तो ये काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस। तो ये भी कहाँ अपॉइंट होते हैं, ये भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट कर सकता है।
इसके बाद में एक 6th क्लोज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि सीटिंग जो है वो कहाँ होगी और किसकी नोटिफिकेशन के अनुसार होगी, तो ये है सीटिंग जो है वो हाई कोर्ट के अनुसार होगी। तो ये एक बार प्री में आ गया था कि किसके अनुसार होगी, हाई कोर्ट के अनुसार होगी, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन की कोई अपनी ओपिनियन हो तो वो भी कर सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड। लेकिन बेसिकली जो जनरली क्या है, जो सीटिंग होगी वो कौन डिफाइन करेगा, हाई कोर्ट डिफाइन करेगा। ये काफी बार पूछा गया है। इसके बाद कमिंग टू सेक्शन 12, सेक्शन 12 में जो क्लोज है, सबसे पहली क्लोज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज सेइंग दैट जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करेगा किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी CGM। इट इज गुड एंड इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसके बाद में हाई कोर्ट ही क्या कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी यही अपॉइंट कर सकता है, ये ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आती है वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 एंड क्लोज B। इसमें कहता है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द CGM। तो CGM क्या है, सुपरवाइज कर सकता है या करवा सकता है, और करवाएगा किससे, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। तो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ दिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, बट जनरल कंट्रोल किसका होगा, CGM का होगा। तो ये एक बार कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको प्री के हिसाब से एक बार रीड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट आता है वो सेक्शन 15 आता है। सेक्शन 15 में सबऑर्डिनेशन हायरार्की दी हुई है। ये कहता है कि जो CGM है वो क्या है, सेशंस जज से सबऑर्डिनेट है। ये कहाँ गिवन है, सेक्शन 15 में। और जो अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं वो किसके, जो कि जनरल कंट्रोल में है सेशंस जज के, लेकिन वो सबऑर्डिनेट है किसके, CGM के। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट देन उससे जो हायरार्की में ऊपर है वो है CGM, देन हायरार्की में एक ऊपर है वो है सेशंस जज। तो बेसिकली ये कह रहा है जो जनरल कंट्रोल वो किसका होगा, सेशन जज का। तो ये कहाँ गिवन है, सेक्शन 15 में। और अगेन ये कह रहा है कि CGM जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी प्ले कर सकता है, सच है जिसमें दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस का मतलब है केसेस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो किसके सुपरविजन में होगा, CGM के। तो ये कहाँ गिवन है, सेक्शन 15 में। प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को लेके। कई बार पूछ लिया जाता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कहाँ गिवन है, तो ये बेसिकली सेक्शन 20 में गिवन है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि प्री में क्वेश्चन कोई आ भी सकता है, लेकिन बेसिकली जो पूछा गया है वो अभी तक यही पूछा गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कहाँ गिवन है, तो वो गिवन है सेक्शन 20 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स कहाँ गिवन है, 21 में। लेकिन जो जनरली इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये पूछा जाता है कि अपॉइंट कौन करता है और किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही फॉर स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन बाय होम, बाय स्टेट। तो ये एक बार ध्यान रखने वाली चीज है, क्वेश्चन प्री में आ चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट जो है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 24। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ गिवन है, तो वो गिवन है सेक्शन 24 में। उसके बाद में जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें वो आती हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कौन करता है, क्या इसके क्राइटेरियाज हैं। तो बेसिकली हाई कोर्ट में अगर अपॉइंट करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन कंसल्ट किससे करेगी, हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट में अगर करना है, जो कि गिवन है सबसेक्शन 3 में, अगर डिस्ट्रिक्ट में करना है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। तो एक तो ध्यान ये रख लेंगे। फिर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सबसेक्शन 5 में कि जो पैनल है उसमें नाम होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को के लिए अपॉइंट हो सकता है। और इसमें जो मेनली एक और क्वेश्चन आता है वो आता है कि पैनल ऑफ नेम्स कौन प्रिपेयर करेगा, वो करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 5। तो ये आपके सामने देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, पैनल ऑफ नेम्स बनाएगा और उसमें उस पर्सन का नेम होना चाहिए जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई कर रहा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि पैनल ऑफ नेम्स कौन प्रिपेयर करता है, वो करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स।
तो सबसेक्शन 5 में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी अपॉइंट कर सकती है, लेकिन बेसिकली जो पैनल ऑफ नेम्स है उसमें उनका नाम जरूर होना चाहिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं। वो पैनल ऑफ नेम्स कौन बनाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पैनल ऑफ नेम्स कहाँ गिवन है सबसेक्शन 5 में, एंड बनाता कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये एक बार प्री के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है सबसेक्शन 7 से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 7 इयर्स है। ये कई बार प्री में पूछा गया है कि 7 इयर्स है, तो आप इसको ध्यान रख लेंगे। देन अगेन स्पेशल जो है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए पूछ लेते हैं कई बार कि सब स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितना एक्सपीरियंस जरूरी है? तो वो है नॉट लेस देन 10 इयर्स। तो 7 इयर्स फॉर बेसिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए 10 इयर्स। तो एक बार ये प्री के हिसाब से काफी बार देख लेंगे, काफी बार पूछा गया है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है एंड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एपीपीज, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो ये गिवन है सेक्शन 25 में। अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए अपॉइंट होते हैं फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो ये एक बार ध्यान दे लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कहाँ गिवन है? 25 में गिवन है। इसके बाद में एक बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि अगर इन केस नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल, अगर कोई भी एपीपी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या कोई और पर्सन अपॉइंट हो सकता है? तो बेसिकली ये अपॉइंट हो सकता है, लेकिन करेगा कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। और अदर पर्सन में पुलिस ऑफिसर भी आता है, तो क्या पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है? तो वो भी लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 2 प्रोविजन लिखे हुए हैं, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तभी वो अपॉइंट हो सकता है। अगर ये इनमें से अगर किसी एक में फॉल करता है तो अपॉइंट नहीं हो पाएगा। एंड कैटेगरी ये है कि या तो वो जिस केस को प्रोसिक्यूट करने वाला है उसकी इन्वेस्टिगेशन उसने ना करी हो, उससे जुड़ा हुआ ना हो, और दूसरा बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ना हो। इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर की जो रैंक है वही प्रोसिक्यूट कर सकती है। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि कोई और पर्सन एपीपी के लिए अपॉइंट हो सकता है फॉर पर्टिकुलर केस, तो बिल्कुल अपॉइंट हो सकता है। किसकी परमिशन से? डिस्ट्रिक्ट परमिशन से। पुलिस वाला अपॉइंट हो सकता है, पुलिस ऑफिसर अपॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब नहीं हो सकता जब उसने इन्वेस्टिगेट किया हो उस केस को या फिर वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे हो। तो ये कहाँ गिवन है? सेक्शन 25 में गिवन है। इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आता है। तो एक तो ये सबसे पहले कि ये आया कब था? बेसिकली ये इंसर्ट हुआ था एक्ट 25 ऑफ 2005। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि कब हुआ था, और इफेक्ट जो हुआ था 23/6/2006 से ये इफेक्टिव हुआ था। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। उसके बाद में बेसिकली ये भी पूछा जाता है कि किसके अंडर में आता है। तो ये गिवन है यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट जो भी स्टेट का होगा उसके अंदर में ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आता है। तो ये एक बार देख लेंगे। और ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये भी पूछा जाता है कि कौन अपॉइंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करके देती है। तो ये काफी बार प्री के हिसाब से पूछ लिया जाता है। तो ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 में आपके कुछ शॉर्ट नोट्स आते हैं, साथ में जो प्री से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3। सी यू, टेक केयर।